नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं देख लेते हैं एक बार। एन एक्टिव वोल्केनो माउना लोआ इज लोकेटेड वेयर, तो हवाई यूएसए। आंसर दिए हुए हैं, ए डिजीज दैट बिकम्स अनयूजुअली वाइड स्प्रेड एंड इवन ग्लोबल इन इट्स रीच इज रेफर टू, मतलब कोई ऐसी बीमारी जो पूरे ग्लोबल लेवल पर फैल जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो पेंडेमिक कहेंगे। एपिडेमिक क्या होता है, जब लोकल लेवल पर होता है कोई चीज़, लोकल लेवल पर, जैसे एक कंट्री के किसी राज्य में हो तो उसे एपिडेमिक कहेंगे। जैसे कालरा हो, डायोरिया हो या बर्ड फ्लू हो, किसी एक राज्य तक सीमित है तो उसे एपिडेमिक कहेंगे। जब वो पूरे ग्लोबल लेवल पर फैल जाए तो उसे पेंडेमिक कहेंगे। भोपाल गैस डिजास्टर इज ए काइंड ऑफ क्या है, ये मैन मेड डिजास्टर है, नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है। व्हाट इज रिंग ऑफ फायर, आपने देखा था सरकम पैसिफिक ओशन के चारों तरफ रिंग ऑफ फायर बना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाई, किसके द्वारा हेडेड है, अभी आपने पढ़ा प्रधानमंत्री के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। वोल्केनो आर जनरली फाउंड वेयर, कहाँ पर मिलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स पुल अपार्ट आर कमिंग टुगेदर, जहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स होती है वहाँ पर वोल्केनो मिलते हैं। फिर इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड इन, कहाँ, होनोलुलु। होनोलुलु कहाँ है, हवाई आइलैंड ऑफ यूएसए में है। हवाई आइलैंड कहाँ है, पैसिफिक ओशन में है। साइक्लोन अकरिंग इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन आर कॉल्ड हरिकेन्स। डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड्स क्या, ये चारों, मतलब ऑल ऑफ द अबव। इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड वेयर, तो न्यू दिल्ली। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन विच ईयर, 2005। देन इफेक्टिव हैजार्ड मैनेजमेंट लीगली रिलाई ऑन व्हाट, तो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग। इफेक्टिव हैजार्ड जो मैनेजमेंट किया जाता है आपदा आने से पहले की जो प्लानिंग है उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ ए डिजास्टर डिपेंड ऑन व्हाट, ठीक है, वल्नरेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स विच आर अफेक्टेड। वल्नरेबिलिटी पर, रिस्क किस पर डिपेंड करता है, वल्नरेबिलिटी पर। उस दिन पढ़ाया था रिस्क इजकल टू, पढ़ाया था ना, रिस्क इजकल टू हैजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी, ये बताया था। तो एस फॉर हैजार्ड, वी फॉर वल्नरेबिलिटी, आर फॉर रिस्क, तो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी होगा। The extent to which a community structure, services or geographic area is likely to be damaged or disrupted by the impact of a particular hazard named termed as तो देखिए extent to which a community structure, services और geographical area is likely to be damaged, likely to be damaged, तो likely to be damaged क्या होगा, vulnerability। vulnerability analysis comes in which part of the disaster management cycle, तो वल्नरेबिलिटी किस में आएगा, ये मिटिगेशन में आएगा। मिटिगेशन मतलब कैपेबिलिटी बढ़ाना, कैपेबिलिटी बढ़ाना, कैपेबिलिटी बढ़ा करके आपदा के साइड इफेक्ट को घटाना। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई मरकाली स्केल, मॉडिफाइड मरकाली स्केल। इन इंडिया सुनामी वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड वेयर, हैदराबाद। द वर्ल्ड सुनामी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम जापानीज वर्ड। The two atom bombs dropped in Hiroshima and Nagasaki in Japan by USA during Second World War, 1945 में गिराए गए थे दोनों बम। सुपर साइक्लोन जो आते हैं एमडी के अनुसार उनकी विंड स्पीड कितनी होती है, इतनी होती है, सी वाला। Which is the only active volcano in India, Barren Islands। The total flood prone area in India पढ़ाया गया था 12%। द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाई, आप बताइए, चीफ मिनिस्टर। डीडीएमए इज हेडेड बाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन द एक्सट्रीम रिस्क जोन इज विद इन ए डिस्टेंस ऑफ, मतलब जब वोल्केनो इरप्ट हो रहा होता है तो कितना दूर तक एक्सट्रीम जोन होता है, 100 मीटर रेडियस तक, ठीक है। इसके आंसर्स भी दिए गए हैं यहाँ पर, ये आंसर्स हैं तो आप देख लेना। अब मैं जियोलॉजिकल डिजास्टर्स पर आ रहा हूँ। जियोलॉजिकल डिजास्टर्स हमें पढ़ना है, हमने आपको यहाँ पर अब 1 बाय 1 ये सब जो नोट्स में है उसको हमें डिकोड कर देना है, पढ़ा देना है। तो
जियोलॉजिकल डिजास्टर में हम सुनामी सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। सुनामी, व्हाट इज सुनामी? तो देखिए यहाँ पर ए सु और नामी शब्द से मिलके बना है नामी। पहले तो आप ये जानो कि ये जापानीज वर्ड है। क्या है? जापानीज वर्ड है। इट इज जापानीज वर्ड, ठीक है। इट इज जापानीज वर्ड सु एंड नामी। सु का मतलब होता है हार्बर, हार्बर। नामी का मतलब होता है वेव्स, ठीक है। वेव होगा, हमने वेव्स लिख दिया है, वेव होगा। हार्बर का मतलब होता है कोस्ट, टेढ़ा मेढ़ा कोस्ट। कैसा? इंडेंटेड कोस्ट, इंडेंटेड कोस्ट। इंडेंटेड कोस्ट का मतलब जिग जैग कोस्ट। जिग जैग कोस्ट, ठीक है। तो ये सुनामी इस तरह से, ये जापानीज वर्ड है और यहाँ पर सु और नामी है। तो सु का मतलब हार्बर, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कोस्ट। नामी का मतलब वेव। तो ये है सुनामी। और सुनामी क्या होती है? डेंजरस सी वेव्स होती है। डेंजरस सी वेव्स होती हैं। सुनामी क्या है? डेंजरस सी वेव्स होती हैं। अच्छा, ओरिजिन, फैक्टर्स ऑफ सुनामी, ओरिजिन फैक्टर्स ऑफ सुनामी या फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुनामी। जस्ट ए मिनट। सुनामी फॉर्मेशन फैक्टर्स, सुनामी फॉर्मेशन फैक्टर्स, ठीक है। तो सुनामी बनाने के कारण क्या क्या हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सुनामी फॉर्मेशन फैक्टर्स जो हैं, उसमें पहला है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक। दूसरा है वोल्केनो, ठीक है। तीसरा है लैंडस्लाइड। फोर्थ है मेटेरॉइड। फॉल ऑफ मेटेरॉइड, फॉल ऑफ मेटेरॉइड इन ओशन, ठीक है। तो देखो ये चारों घटना, इफ दीज फोर take place in ocean, if these four take place in ocean, then dangerous sea waves get formed. Which is known as tsunami. Which is known as tsunami. इसको हम सुनामी कहते हैं, विच इज नोन एज सुनामी, ठीक है ना। तो देखिए सुनामी किसे कहते हैं? सुनामी जब कभी ओशन में इधर अर्थक्वेक आ जाए या वोल्केनो आ जाए या लैंडस्लाइड हो जाए या फॉल ऑफ मेटेरॉइड, मेटेरॉइड का मतलब उल्का पिंड आके गिर जाए
ओशन में, और जिसकी वजह से ओशन के पानी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए और फिर वहाँ डेंजरस सी वेव्स बन जाए। कैसी सी वेव्स? डेंजरस सी वेव्स बन जाए, डेंजरस सी वेव्स बन जाए। तो उन डेंजरस सी वेव्स को ही हम सुनामी कहते हैं। दोज डेंजरस सी वेव्स आर नोन एज सुनामी, उसी को हम सुनामी कहते हैं। क्लियर? यहाँ पर ये सब दी गई हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। ये क्रक्स है इसका। फिर आगे बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म पर। मेट्रोइटिक सुनामी कैसे होता है? जब उल्का पिंड आके गिरती है ओशन में तो सुनामी आ जाती है। मेट्राइट की वजह से सबसे भयंकर कौन सी सुनामी आई है, ऐसा कोई डेटा नहीं है, क्योंकि मेट्राइट की वजह से जो सुनामी आती बहुत हल्के होते हैं और वहीं तक ऑलमोस्ट रह जाते हैं, कोस्टल एरिया तक नहीं आ पाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। लेकिन अर्थक्वेक के द्वारा जो सुनामी आती है वो कोस्टल एरिया के तक आ जाती है। वल्केनो वाली भी सुनामी कोस्टल एरिया तक आ जाती है। लैंडस्लाइड मेट्रोइड से बहुत हल्के कैटेगरी की सुनामी आती है और अननोटिसेबल रहती है, उससे कुछ जान माल की नुकसान नहीं होती है। हाँ हाँ, आज ये कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी, आज अभी ये कंप्लीट हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। अब तो सब मैंने पढ़ा दिया है, बस अब इसको जस्ट तोड़ना है, तोड़ तोड़ के आपको समझाना है। सर वल्केनो कैसे जनरेट करेगा सुनामी? जब ओशन में वल्केनो इरप्ट होगा तो वहाँ पर जो पानी का इक्विलिब्रियम है, द इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर गेट डिस्टर्ब, और जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर ऊंची ऊंची लहरें उठ जाती हैं और वही लहरें सुनामी बन जाती हैं। थर्टीन का ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन नहीं भी एकता रिस्क इक्वल टू कॉस्ट एंड हैजर्ड एंड थ्रेट। वो देखो उसको 13th में जो हमने बताया ना, रिस्क इक्वल टू हैजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी, वो फार्मूला हमने लिखाया था, उसी के अकॉर्डिंग हमने बताया है। सर प्लीज से देम टू कीप द लोगो ऑफ मिर्जी डल एंड द फॉन्ट ऑफ दिस पीडीएफ डार्क। लास्ट टाइम नथिंग वाज विजिबल इन द पीडीएफ। ओके ओके, ठीक है भैया, आई विल आस्क। व्हाट इज द अवलांच? पढ़ाऊंगा यार, डोंट वरी, सब लिखा हुआ है। देखिए आपने जो फार्मूला बता रहे हैं कॉस्ट इंटू हैजर्ड इंटू थ्रेट, तो दैट कुड बी, बट हमने जो बताया वल्नरेबिलिटी रिस्क इक्वल टू हैजर्ड इंटू वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी में सब आ जा रहा है, कॉस्ट भी आ जा रहा है, थ्रेट भी आ जा रहा है। तो डोंट रन आफ्टर एनी थिंग इन ए मैनिएक वे, बी सेंसिबल। सर लैंडस्लाइड से सुनामी कैसे हो जाएगा? लैंडस्लाइड से भी वाटर का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और सुनामी हो जाएगी। अब सुनामी कैसे आती है तो इसको देखते हैं, चलिए। फॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ सुनामी। फॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ सुनामी। फॉर्मेशन मैकेनिज्म ऑफ सुनामी। तो देखिए, ये डीप वाटर है, डीप ओशन वाटर है, ठीक। ये डीप ओशन वाटर है और ये ग्राउंड सरफेस है।
ये पानी है ऐसे यहाँ तक, ये पानी का कंडीशंस है। अब यहाँ पर कोई ऐसे कोई नाव हम बना देते हैं, कोई वेसल्स है, यहाँ पर देखो ठीक, देखो अब यहाँ पर ये वेसल्स है और यहाँ पर प्लेट को हम तोड़ देते हैं। यहाँ पर कोई प्लेट है जिस पर ये ओशन टिका हुआ है, ये ओशन टिका हुआ है, हमने यहाँ तोड़ा, ये देखो यहाँ पर प्लेट टूट रही है। अब ये ऐसे है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड टूट गया मतलब प्लेट टूट गई, ठीक है। ये है प्लेट, प्लेट, प्लेट मतलब जिस पर ये पानी टिका हुआ, जिस पर हम लोग टिके हुए हैं, ये प्लेट है। अब यहाँ पर ब्रेक हो गया प्लेट, इस तरह से अप एंड डाउन डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जब ये ब्रेक हुआ तो यहाँ से ऐसे ऐसे वाइब्रेशन निकला। अब ये वाइब्रेशन जाके पानी को डिस्टर्ब करेगा, तो पानी को ऐसे डिस्टर्ब किया। जस्ट ए मिनट, यहाँ पर ऐसे वेव्स बन गई, ऐसे वेव बन गई, ठीक है। ये वाइब्रेशन जा रहा है, इसके टूटने से प्लेट नीचे से टूटी, तो ये पानी था, ये ओशन है। अब ये वाइब्रेशन बना, अब ये पानी की लहर ऐसे ऊपर और उठ रही है, जब इधर बढ़ रही तो और उठते हुए जा रही है, तो और ऊपर उठ गई और इस तरह से ऐसे 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 बन गई, ठीक। जब हम इधर आते जा रहे हैं, यहाँ पर आते जा रहे हैं, तो देखिए ये कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया है, ये लैंड है, ये लैंड है, ये लैंड है, ठीक। एक कोस्टल एरिया लैंड है। अब देखो ये पानी की लहरें और ऊपर उठा देते हैं, थोड़ा सा ऐसा लगे कि एकदम आ रही सुनामी, पानी उनी ले करके खूब। ऐसे, ठीक है ना, ये पानी की ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं। तो देखो ये डीपर ओशन था और यहाँ से सेलोवर ओशन हो गया, यहाँ से सेलोवर ओशन हो गया, इसको छुपा देते हैं, ये सेलोवर ओशन हो गया। ये लैंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक लैंड है, ठीक है। ठीक, और दिस इज सेलोवर वाटर, सेलोवर वाटर, यहाँ सेलोवर वाटर है और इधर डीपर वाटर है, इधर डीपर वाटर है, गहरा पानी है। तो इधर तक गहरा पानी है, इधर सेलोवर वाटर, कोस्टल एरिया आ गई। तो अब जो है यहाँ पर घर और बने हो सकते हैं ऐसे, यहाँ पर बिल्डिंग विल्डिंग हो सकती है ऐसे, इस तरह से घर हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, यहाँ पर ट्री भी हो सकते हैं, ठीक। ये सेटलमेंट है, मतलब घर और यहाँ बने हैं, लोग रह रहे हैं। ये सेलोवर वाटर है, डीपर वाटर है। अब देखिए इस जगह से ऐसे हमने मार्किंग कर दिया, इधर सेलोवर, इधर डीपर वाटर, इधर हार्मलेस सुनामी है, सुनामी यहाँ पर हार्मलेस सुनामी है, हार्मलेस सुनामी, और इधर क्या है, हार्मफुल सुनामी है,
हार्मफुल सुनामी है, इधर हार्मलेस, इधर हार्मफुल सुनामी। अब इस हार्मलेस से हार्मफुल सुनामी का बदलना ही, देखिए इस तरह से कन्वर्जन जो हो रहा ना इसका, डेंजरस सुनामी इधर हो गई, इधर हार्मलेस सुनामी। क्यों हो गई? क्योंकि देखिए इधर जो है इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है इसका सेंटीमीटर्स में होता है, 0 to 1 मीटर, अधिकतम 1 मीटर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। एम्पलीट्यूड कितना? 1 मीटर। और इसकी वेलोसिटी कितनी? 600 to 800 किलोमीटर पर आवर, 600 to 800 किलोमीटर पर आवर। और वेवलेंथ कितना? इसकी वेवलेंथ जो लैम्डा है वो 600 to 800 किलोमीटर, जनरली 700, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, 700 ही रहेगी, 600 से 800 किलोमीटर के रेंज में रहती है। ठीक है, 1 किलोमीटर में है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। जब लेकिन ये गहरे पानी से निकल के सेलोवर वाटर की तरफ आती है, तो देखो अब सेलोवर वाटर की तरफ आ गई तो एक ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड इसको रेजिस्ट करता है, रोकता है, आने नहीं देना चाहता है, इसको रोकता है, रेजिस्ट करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? अब देखो वेवलेंथ कितना हो गया, वेवलेंथ कुछ भी हो सकता है, वो रिड्यूस हो जाता है, वेवलेंथ लोअर डाउन मतलब कम हो गया। मैंने ऐसे दिखाया डाउनवर्ड तो मतलब कम हो गया। अब एग्जैक्ट चीजें कुछ भी हो सकता है, बदलता रहता है, वेरिएबल है। एम्पलीट्यूड कितना? तो एम्पलीट्यूड यहाँ 30 मीटर तक हो सकता है, 3 मीटर टू 30 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, फिर वेलोसिटी कितना? वेलोसिटी भी आल्सो गेट रिड्यूस, वेलोसिटी भी कम हो जाता है। तो वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों कम हो जाता है। लेकिन अब देखो ये दोनों कम हुए तो किसी को बढ़ना पड़ेगा, तभी तो कंपनसेशन होगा, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगी। तो वहाँ एम्पलीट्यूड कम था, यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ के इतना ज़्यादा हो जाता है, तो ऊंची ऊंची लहरें हो जाती हैं। तो जो शिप्स एंड वेसल्स, जो बोट्समैन अपने घर से दूर मछली मारने गया था, पानी में, गहरे पानी में मछलियों को पकड़ने गया था, उसके नीचे से डेंजरस सुनामी निकल रही है, लेकिन इसे पता नहीं चल रहा कि ये इसके घर को डिस्ट्रॉय करने जा रही है। ठीक है, क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, एम्पलीट्यूड इतना कम है कि इसको इसके नीचे से जब पास ऑन कर रही है सुनामी तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब इधर जा रही है तो फिर ये ट्रांसफॉर्म हो जा रही है और हाई एम्पलीट्यूड हो जा रहा है, तो ये हार्मफुल सुनामी हो जा रही है। और हार्मफुल सुनामी नुकसान कर रही है कोस्टल एरिया को। तो इस तरह से डेंजरस, डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, डेंजरस या डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब देखो इस तरह की कन्वर्जन ऑफ सुनामी, यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा ना, हार्मलेस सुनामी का कन्वर्जन इनटू हार्मफुल सुनामी इज नोन एज शोलिंग इफेक्ट। इसको हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं? शोलिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, शोलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया सुनामी क्या है? सुनामी एक डेंजरस सी वेव है जो कोस्टल एरिया की तरफ आती है, और गहरे पानी में इसका प्रॉपर्टी कुछ और होता है और सेलोवर वाटर में कुछ और होता है। यहाँ हार्मफुल हो जाती है, वहाँ हार्मलेस होती है। ये है सुनामी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सुनामी तभी आएगी जब लो प्रेशर होगा ना सर? नहीं, लो प्रेशर से नहीं, इक्विलिब्रियम जो सी लेवल होता है, टॉप लेयर का वाटर होता है, ओशन का जो टॉप लेयर का वाटर होता है, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, या आप कह सकते हैं ओशन वाटर का इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो जाता है तब ये सुनामी बनती है। इसके बनने के कारण 4 फैक्टर हमने लिखा दिया।
सर मिडल ओशन में सुनामी का एम्पलीट्यूड कम क्यों होता है? क्योंकि गहराई ज़्यादा होती है और जो पानी के नीचे जो ग्राउंड सरफेस है उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा होता, पानी का काफ़ी डेप्थ होती है ना, तो इसलिए रेजिस्टेंस फोर्स ग्राउंड सरफेस के द्वारा नहीं लगाया जाता है, लगाया जाता तो बहुत कम होता है। लेकिन जब ये कोस्टल एरिया में पहुंचती है तो कोस्टल एरिया में जो वाटर की डेप्थ है, पानी की गहराई, वो कम होती जाती है, तो ग्राउंड जो नीचे का ग्राउंड है, पानी के नीचे का जो ग्राउंड है, उसका रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा लगने लगता है। रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा होने से सुनामी की प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वेवलेंथ कम हो जाएगा। अब कम कितना होगा वो अलग अलग एरिया में अलग अलग लेवल का उसमें रेट कम होता है। प्लेट नेम, कोई भी प्लेट, ऐसा कोई हमने नाम नहीं दिया कि किसी प्लेट का नाम, हमने जस्ट एक सिंपल यूनिवर्सल नाम दे दिया प्लेट, नाम नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। हाउ लैंडस्लाइड कैन कॉज, सेम वे, जहाँ पर यहाँ प्लेट को हमने तोड़ दिया तो अर्थक्वेक आ गई। देखो प्लेट को तोड़ा तो अर्थक्वेक आ गई, तो अर्थक्वेक से सुनामी आ रही है। इसी जगह पर जो आसपास के कोस्टल एरिया, वहाँ से कोई माउंटेन्स का छोटा सा ब्लॉक टूट के पानी में गिर गया, तो पानी में गिर गया तो फिर क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगा इक्विलिब्रियम, तो उससे सुनामी आ सकती है। या वोल्केनो इरप्ट हो गया ओशन में ही, तो उससे भी सुनामी आ सकती है। या स्पेस से आके कोई उल्कापिंड गिर गई पानी में, तब भी सुनामी आ सकती है। सर सुनामी केवल वहीं आएगी जहां प्लेट ब्रेक होगी? नहीं नहीं, देखिए सुनामी के 4 कारण बताए हमने, तो उसमें से एक था अर्थक्वेक, तो ये अर्थक्वेक वाला कारण है। वोल्केनो से भी सुनामी आ सकती है, लैंडस्लाइड से भी सुनामी आ सकती है, फॉल ऑफ मेटेराइट, उल्कापिंड को पानी में गिरने से भी सुनामी आ सकती है। सर डिजास्टर मैनेजमेंट के पीडीएफ पढ़ने में नहीं आ रही है क्लियरली। अच्छा, आई विल आस्क कि उसमें जो वाटर मार्क है उसको थोड़ा डिम कर दिया जाए। सर जो कोस्ट लाइन पे डेप्थ ज़्यादा हो तो वाला डिस्ट्रक्शन कम होगी, हाँ वहाँ पर कम होगा। सर यहाँ वेवलेंथ से क्या मीन कर रहा है, एक बार बता दीजिए। वेवलेंथ का मतलब है कि आप वेवलेंथ तो जान रहे होंगे ना, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है उसी को तो वेवलेंथ कहते हैं, या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। सर वाटर मार्क से प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज पीडीएफ को सही कराकर रीसेंड करवा दीजिए। सर क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चन नंबर 12 में और ए और बी में डाउट है, उसमें आंसर दिया हुआ है, देख लो यार वहाँ पर, फिर भी मैं चेक कर लूँगा। एनर्जी को ही डिक्रीज करने के लिए मुंबई के बीच पे यूनिक स्ट्रक्चर के ब्लॉक रखे जाते हैं। ओके, ये हो गया। अब सुनामी का हमने बताया, अब सुनामी को मैनेज कैसे किया जाए। तो सुनामी को मैनेज करने के लिए भी फैक्टर्स दिए गए हैं, उसमें आ जाते हैं। चलिए मैं अब थोड़ा सा पीडीएफ पर आ जाता हूँ। देखिए यहाँ पर सुनामी बताया गया है, ये क्रेस्ट है,
देखो आपने पूछा ना कि वेवलेंथ क्या है, यहाँ क्या मीनिंग है वेवलेंथ का, तो देखो भैया ये है क्या, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ये क्रेस्ट है ना, ये उठा हुआ पार्ट, ऐसे आप तो जानते ही है ना, ये क्रेस्ट ट्रफ, ये वाला उठा हुआ पार्ट क्रेस्ट कहलाता है, और ये गिरा हुआ पार्ट क्या कहलाता है, ट्रफ कहलाता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ, इसी को तो वेवलेंथ कहते हैं। या तो इधर से दो ट्रफ के बीच में भी निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसी को तो वेवलेंथ बोलेंगे। या अगर आप इसको लेके चल रहे हो तो इसके बीच की जो दूरी होगी उसे ही तो वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो वेवलेंथ समझ में आया, दिस इज वेवलेंथ। तो देखो यहाँ पर ये दिया गया सुनामी का, हाउ ए सुनामी अकर्स, सुनामी कैसे अकर्स होती है। देखो यहाँ प्लेट टूटी तो फिर धीरे धीरे पानी में डिस्टरबेंस शुरू हुआ, पानी में डिस्टरबेंस शुरू हुआ तो पानी की जो वेव्स हैं इधर जा रही हैं तो यहाँ जाते जाते डेंजरस हो गई और डेंजरस होकर नुकसान पहुँचा रही, तो दे आर नोन एज सुनामी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड 70% सुनामी कहाँ आती हैं, वर्ल्ड वाइड 70% सुनामी पैसिफिक ओशन में आती हैं। पैसिफिक ओशन में 9% कैरेबियन सी में आती हैं, 15% मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक में आती हैं, 6% इंडियन ओशन में। तो देखो 70% कहाँ आती है सुनामी, पैसिफिक ओशन में आती है, और फिर 9% कैरेबियन सी में आती है, कैरेबियन सी में आती है। 15% कहाँ पर आती है, मेडिटेरेनियन सी में आती है, मेडिटेरेनियन सी प्लस अटलांटिक। फिर रिमेनिंग 6% कितना कहाँ, इंडियन ओशन में आती है, इंडियन ओशन में आती है। तो इस तरह से कितने हो गए, 100% हो गए। 100% सुनामी इन जगहों पर आती है। क्लियर। तो ये लिखा हुआ है, इसमें वाटरमार्क ज़्यादा हो जा रहा है तो मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। मैंने वाटरमार्क के लिए बोल दिया, वाटरमार्क सही हो जाएगा। ठीक है, वाटरमार्क सही हो जाएगा, फिर से रीसेंड कर दिया जाएगा सारे पीडीएफ्स, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अगर आता है तो फिर बताना। ये हो गया डन, लिख लिया ना इसको आपने। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ए पैसिफिक ओशन, कैरेबियन सी, मेडिटेरेनियन प्लस अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, सब हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी, ये सब नहीं पढ़ना है, छोड़ देना, वो मैंने उस डायग्राम में पढ़ा दिया। यहाँ पर ये चार्ट देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं, टेबल पढ़ सकते हैं। कॉजेज ऑफ सुनामी बस जानना है, नाम वहाँ हमने बता दिया, अर्थक्वेक है, ठीक है, अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, वल्केनो है, और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का मतलब वही जो उल्कापिंड गिरती हैं। और कभी कभी न्यूक्लियर वेपन के टेस्टिंग से भी हो जाता है, न्यूक्लियर वेपन के टेस्टिंग से भी हो जाता है, बहुत ही कम है, माइनर है। फिर इफेक्ट ऑफ सुनामी, तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यही सब इसमें लिखा हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फिर अब सुनामी को रोकने के लिए क्या क्या सिस्टम्स बनाए गए हैं, तो देखिए अब यहाँ सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, इस पैराग्राफ को पढ़ना है आपको, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। इसमें मेन है डार्ट।
फिर ये सुनामी अर्लिंग वार्निंग सेंटर का जो यहाँ है, जो देखो इनकोसिस है, हैदराबाद है। ये क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन साइंसेज, ये कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है। और ये क्या है? सुनामी वार्निंग सेंटर भी यही है। तो ये आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है बस। डार्ट काम कैसे करता है तो देखो यहाँ पर है, ये जो डार्ट होता है वो क्या होता है, कैसे काम करता है, तो यहाँ से हम समझ लेते हैं। इस पेज को एक स्लाइड में ला देते हैं। देखिए ये जो है आपका सैटेलाइट है जो स्पेस में है, सैटेलाइट, ठीक। अब ये सैटेलाइट इंडिया के हैदराबाद सेंटर से कनेक्टेड है। देखो यहाँ पर सपोज इंडिया यहाँ पर इन्होंने रख दिया इस साइड में, तो मान लेते हैं कि ये इंडिया है। आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं ब्लैक कलर स्केच से लिखिए, तो ब्लैक कलर से मैं लिखता हूँ। मान लेते हैं कि ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर हैदराबाद है, हैदराबाद, ठीक। हैदराबाद में ये सेंटर लोकेटेड है, ये वाला जो सेंटर है ये हैदराबाद में है। यहाँ पर इस तरह से रडार लगे हुए हैं। ये क्या है? रडार है, ठीक। और इसका कनेक्शन किससे? सैटेलाइट से है, सैटेलाइट जो कि यहाँ स्पेस में लगा हुआ है। और यहाँ पर फ्लोटिंग बॉय है, ये देखो फ्लोटिंग बॉय है। ऐसे पानी है ना, जैसे पानी है, पानी है तो पानी में इस तरह से फ्लोटिंग बैलून टाइप का स्ट्रक्चर आप मान लो, इसको हम बोलते हैं BOY बॉय, फ्लोटिंग बैलून, फ्लोटिंग बैलून टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिए इस तरह से सेंसर, एकॉस्टिक सेंसर्स लगे हैं। अब इसके नीचे जो है यहाँ पर इस तरह से सेंसर्स लगे हैं, एकॉस्टिक सेंसर्स। एकॉस्टिक मतलब साउंड जनरेट करने वाले, एकॉस्टिक सेंसर्स लगे हैं। अब जो एकॉस्टिक सेंसर्स हैं इस तरह से ऐसे, ये जैसे यहाँ ग्राउंड पर है, कनेक्टेड है, इस तरह से इससे कनेक्टेड है। ये भी एकॉस्टिक सिस्टम से लगा है। और इसमें देखिए ऐसे छोटे छोटे कप प्लेट टाइप के बंधे हुए हैं, बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर जिसे हम कहते हैं। तो देखिए ये सरफेस पर फ्लोटिंग बैलून टाइप ऑफ बॉय है, बॉय। और इसमें नीचे हैंगिंग इंस्ट्रूमेंट है। और हैंगिंग इंस्ट्रूमेंट में देखिए इसको कहीं ऊपर न चला जाए तो यहाँ पर ऐसे वेट डाल दिए गए हैं, 3100 kg के वेट डाल दिए गए हैं, जिससे कि ऐसे ये सरफेस पर फ्लोट करता रहे, डूबे भी नहीं। ऐसा वेट डाला गया कि ये डूबने नहीं पाए, ऊपर ही फ्लोट करता रहे ये वाला पार्ट। और इसमें देखिए यहाँ पर एकॉस्टिक सेंसर लगे हैं। एकॉस्टिक सेंसर मतलब नॉइज को रीड करने वाला सेंसर लगे हैं। और एक कनेक्टेड है इस दूसरे वाले एकॉस्टिक सेंसर से। यहाँ पर एकॉस्टिक सेंसर यहाँ भी लगे हुए हैं। और ये वाला एकॉस्टिक सेंसर इस तरह से एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट से बंधा हुआ है, जिसमें ग्लास बॉल फ्लोटेशन लगे, ग्लास के बॉल लगे हुए हैं, ऐसे 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 लगे हुए हैं। अब जब जब कोई हलचल होगी, यहाँ पर हवा तेज बहेगी या सी वेव्स, डेंजरस सी वेव्स जनरेट होगी, तो ये फ्लोट करने लगेगा अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। ये सरफेस पर जो बॉय है ये फ्लोट करने लगेगा। जब सुनामी आएगी तो ये ऊपर नीचे एबनॉर्मल फ्लोट करने लगेगा। जब ये एबनॉर्मल फ्लोट करने लगेगा तो इसमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी, और इससे ये देखिए ये बंधा हुआ है, ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर जब ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर ये आवाज़ आने लगती है, यहाँ से ये हिलने लगता है, ऐसे ऐसे आवाज़ आने लगती है। और ये आवाज़ फिर इधर से आवाज़ इधर आती है, क्योंकि इसके हिलने से सेंसर है, और इधर से इधर जाती है। तो आपस में देखिए बाई डायरेक्शनल एकॉस्टिक टेलीमेट्री है। बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन में आवाज़ आती जाती है। और फिर अभी जो आवाज़ वाला पार्ट है ये आ जा रही है, तो इससे क्या है, ये आवाज़ होने लगी और ये एबनॉर्मल फ्लोटेशन करने लगा। तो इसमें भी क्या सेंसर लगे हैं, देखिए लिफ्ट हैंडल, रडार डिफ्लेक्टर भी लगे हैं। फिर ये तुरंत यहाँ पर ये सैटेलाइट जो यहाँ स्पेस में ये नोटिस कर लेता है कि इसमें कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट होने लगा। फिर ये इंफॉर्मेशन यहाँ
जो हैदराबाद में रडार सिस्टम एंड जो अलर्ट सिस्टम है इनको देता है, और यहाँ पर जो लोग हैं फिर इस इंफॉर्मेशन को इंडिया के कोस्टल एरिया के जितने भी रडार सेंटर हैं या जितने भी जो वहाँ पर रेडियो टीवी चैनल वाले हैं सबको ये टेलीकास्ट कर देते हैं इस सूचना को, सब लोग अलर्ट हो जाएं और सुनामी आ रही है। तो जो भी 4-5 आवर 10 आवर 20 आवर्स का समय मिलता है उसमें इवैक्यूएशन प्रोग्राम चलने लगता है, सब लोग कोस्टल एरिया से दूर भगाने लगते हैं। ठीक है, हालांकि इंडिया में अभी तक 3 बार सुनामी आई है, 3 टाइम्स सुनामी आई है। एक बार अभी जो दिसंबर 2004 में आई थी वो मेजर सुनामी थी, उसके पहले 1945 में आई थी जो ईरानियन साइड से आई थी, और उससे पहले एक बार और सुनामी आई थी जो कि जो करकटोवा का वल्केनो था 1881 में इरप्ट हुआ था 1881 में। तो 1881, 1881, 1945 एंड 2004 3 बार मेजर सुनामी आ चुकी है। ठीक है, तो 1881, 1945 और 2004, तो इतना लंबा गैप है, इसलिए हमेशा ही नहीं आते हैं, फिर भी जब आते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, इसलिए ऐसा यहाँ लगा दिया गया है। इसे क्या कहते हैं? डार्ट कहते हैं, डीप ओशन रिपोर्टिंग टेक्निक, डीप ओशन असेसमेंट रिपोर्टिंग टेक्निक या टेक्नोलॉजी, डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी, इसी को डार्ट कहते हैं। तो डार्ट में आपने देखा कि क्या है, एकॉस्टिक सेंसर्स लगे होते हैं, फ्लोटिंग बॉय होता है, और फिर यहाँ सैटेलाइट होता है, यहाँ पर जो सेंटर होता है लैंड पर, जैसे यहाँ हमारे यहाँ हैदराबाद है, वर्ल्ड लेवल पर होनोलुलु है। होनोलुलु कहाँ है? हवाई आइलैंड पर है, यूएसए का पार्ट है। तो इस तरह से इसको नोटिस कर लिया जाता है, ये है डार्ट। सर इसमें कोई फिशेज भी तो फंस सकती हैं, तो भी ऐसे आवाज़ आ सकती है। फिर देखो जो ऊपर सैटेलाइट है, जो इंफॉर्मेशन जो वो भेजेगा यहाँ पर हैदराबाद में, तो वहाँ पर जो साइंटिस्ट बैठे हैं उनको इतना पता चल जाता है कि ये किसका है, कितना किस लेवल की एबनॉर्मेलिटी है। थोड़ा मोड़ा अगर एबनॉर्मल साउंड आएगा, एबनॉर्मल फ्लोटेशन आएगा, तो जान जाएंगे कोई व्हेल फिश हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है, सी वेव से जनरेटेड सी वेव्स हो सकती है, मतलब विंड से जनरेटेड सी वेव हो सकती है। लेकिन जब सुनामी वाला एबनॉर्मेलिटी रहेगी तुरंत वो पहचान जाते हैं, फिर वो अलर्ट कर देते हैं सारे सिस्टम को। ठीक है, सरफेस बॉय और बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर कैसे बंधा है और आपस में कैसे काम कर रहा है, एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये सरफेस बॉय है, इसमें जो है रडार डिफ्लेक्टर भी है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड बैटरीज भी हैं, इरिडियम एंड जीपीएस एंटीनाज भी हैं इसमें। ठीक, और इसमें ये कहीं इधर उधर नहीं चला जाए, इसलिए इसमें वेट एंकर कर दिया गया, वेट बांध दिया गया है। कितने केजी का? 3100 केजी का टोटल वेट बांध दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एकॉस्टिक सेंसर लगे होते हैं। एकॉस्टिक सेंसर मतलब ध्वनि को एब्जॉर्ब करने वाले सेंसर लगे होते हैं, और सेम ये सेंसर को यहाँ से लेके यहाँ तक बांध दिया गया दूसरे सेंसर से। दूसरा सेंसर जो यहाँ बांधा गया है उसके साथ एक और उस 2-4 और डिवाइसेज लगा दी गई हैं। उस डिवाइसेज में क्या है, देखिए यहाँ पर एक ऐसा ग्लास बॉल फ्लोटेशन इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है, मतलब एक ऐसा रॉड लगा दिया गया जिसमें ग्लास के बॉल कप लगा दिए गए हैं, ऐसे कप लगा दिए गए हैं दोनों साइड से, ऐसे जगह जगह पर कप लगा दिए गए हैं कि जिससे कि अगर यहाँ पर ये हलचल होगा तो एक कप आपस में टकराएंगे और ज़्यादा आवाज़ करेंगे, और ज़्यादा आवाज़ करेंगे तो ये आवाज़ इधर जाएगी, और इधर से जो आवाज़ आ रही है इधर आएगी, तो दोनों आवाज़ आपस में टकरा करके और ज़्यादा प्रोनाउंस कर जाएंगे, जिससे कि तुरंत नोटिस कर लिया जाएगा। और इसका काम है केवल हैंगिंग करना है, इसको बांधे रखना, मतलब कि ये यहाँ पर टिका रहे, कहीं चला न जाए, इधर उधर ऐसे एबनॉर्मल जगह पर न चला जाए। ओशन के बीच में डाला गया तो कहीं ऐसा नहीं कि किसी किनारे पर एक दिन चला गया, दूसरे दिन किसी तीसरे किनारे पर चला गया, इसलिए वेट डाला गया है। और यहाँ पर सैटेलाइट है, जैसे इनसेट सैटेलाइट है। कौन सा सैटेलाइट?
इनसेट सैटेलाइट, ओशनसैट सैटेलाइट, ठीक। तो ये सैटेलाइट यहाँ रख दिया गया जो कि इसके मूवमेंट को नोटिस कर रहा, और जैसा मूवमेंट हुआ उसको सूचित किया हैदराबाद में। हैदराबाद में अलर्ट सिस्टम अगर लगा कि अलर्ट करना चाहिए सबको, तो सभी कोस्टल एरियाज के रडार को, टीवी रेडियो चैनल को भेज दिया और फिर सबको बचा लिया। ठीक है। Should I move ahead? सर जब शिप रुकता है ओशन में तो एंकरेज चेन कैसे काम करता है? उस एरिया से शिप को नहीं गुजारी जाती, शिप का भी रूट फिक्स कर दिया जाता है, सभी जगह से उनको नहीं भेजा जाता है, तो जहां पर ये लगा होगा वहां पर नहीं भेजा जाता है। डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, सुनामी भी बोलते हैं, टेक्निक भी बोलते हैं, टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लास बॉल्स की हाइट कितनी होगी सी फ्लोर पे, इतना स्मूथ रखना इजी तो नहीं है। हाँ वो सब फिक्स किया जाता है, वहाँ पर लिखा हुआ है सब 75 मीटर। देखिए यहाँ पर लिखा है ग्लास बॉल की जो हाइट है 75 मीटर है, और एक कितना मीटर डेप्थ तक रखा जाता है, 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर डाउन तक ये वेट इसमें हैंग कराए जाते हैं। तो क्लियर, आगे बढ़ा जाए। इज इट क्लियर? सर शार्क या डॉल्फिन भी आकर के इसको डिस्टर्ब कर सकती हैं? हाँ कर तो सकती हैं, मैंने बोला ना कि उसका वो सब जो साइंटिस्ट हैं वहाँ पर हैदराबाद में बैठे हैं, तो दे यूज्ड टू असेस इट कि ये क्या है। डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, डार्ट, ठीक है। वे फॉरवर्ड, अब आगे का रास्ता क्या हो सकता है? तो आगे का रास्ता ये सब बताया गया है कि क्या क्या और करना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है आगे का रास्ता में, मतलब वे फॉरवर्ड में। वे फॉरवर्ड में है कि कोस्टल एरियाज में हम ऐसे मैनग्रोव वेजिटेशंस लगा दें, कोस्टल एरियाज में हम मैनग्रोव वेजिटेशंस लगा दें, कोस्टल एरियाज में हम मैनग्रोव वेजिटेशंस लगा दें। देखिए मैनग्रोव वेजिटेशंस लगा दें। तो जो मैनग्रोव वेजिटेशंस में क्या क्या हैं, जैसे सुंदरी ट्री लगा दिया, गोरेन लगा दिया, नीपा लगा दिया, ठीक है, नीपा, कैशूरीना, ये सब लगा दिया। सुंदरी ट्री, गोरेन, नीपा, कैशूरीना, ये सब लगा दिया हमने कोस्टल एरियाज में। अब इसको लगाने के बाद देखिए, अब ये जो कोस्टल एरियाज में ये सब लगे हुए हैं इस तरह के ट्रीज, तो ये क्या काम करते हैं, लुक एट इट, इस तरह से। अब चूंकि जहां पर ये ग्रो होते हैं, एक ट्री ग्रो होता है, वहां से एक से कई बन जाते हैं। कैसे बनते हैं एक से कई? तो देखो यहाँ पर सपोज ऐसे ग्राउंड है, एक मैनग्रोव वेजिटेशन लगाया, तो इसके रूट्स ऐसे ऊपर आते हैं, इसके रूट्स ऊपर आते हैं, एक रूट से फिर यहाँ पर भी ट्री बन गया, फिर और भी रूट्स ऊपर आते हैं, तो फिर यहाँ से भी और ट्री बन गया, फिर ऐसे ऐसे कई रूट्स आकर के एक से कई हो जाते हैं, ठीक। अब एक से कई जब हो जाते हैं तो देखो, अब ये जब सुनामी आएगी तो ये सुनामी ब्रेकर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सुनामी ब्रेकर का काम करते हैं।
सुनामी को ये डिफ्यूज कर देते हैं। तो ये सुनामी ब्रेकर का भी काम करते हैं। कौन? मैनग्रोव वेजिटेशन, जो कोस्टल एरियाज में लगाए जाते हैं। तो चूंकि जो मैनग्रोव वेजिटेशन, इनकी टेंडेंसी है कि इनकी रूट्स ऐसे ऊपर अपवर्ड आती है, ऊपर आती है, और जब ऊपर आती है तो उसमें से फिर नए ट्री बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बरगद का ट्री, उसमें क्या है, बरगद के ट्री से ऊपर से नीचे ऐसे उसकी ब्रांच, उसकी वो आती है जो ट्रंक होती है, और फिर ऐसे उसको पोर्स कह सकते हैं, पोर्स धीरे धीरे डाउनवर्ड आते हैं, और फिर डाउनवर्ड आकर के वो ग्राउंड को टच करके एक नया ट्रंक बना लेते हैं। एक बनियान ट्री से, एक बरगद के पेड़ से कई बरगद के पेड़ हो जाते हैं। उसी तरह से ये जो मैनग्रोव वेजिटेशन है, ये है कि एक से कई बन जाते हैं, ठीक है। और जब कई बन जाते हैं, सुनामी आती है, तो ये सुनामी को आने नहीं देते हैं कोस्टल एरिया में, तो इन्हें सुनामी ब्रेकर कहते हैं। सुनामी को तोड़ने वाला कहते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं सुनामी को, ठीक है। तो ये है मेन। सर सिर्फ डार्ट पूछेगा? सुनामी में और कुछ है नहीं। सुनामी को रोकथाम करने के लिए, जो उसको प्रिवेंट करने के लिए, एक तो डार्ट है जो हमारे टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में आ जाता है। दूसरा, सुनामी को रोकने के लिए कोस्टल एरियाज में मैनग्रोव वेजिटेशन लगा दें। और तीसरा, साइंटिफिक प्लानिंग कर दें, वो भी अभी बता दे रहा हूँ। सर 6 किलोमीटर डेप्थ में तो सनलाइट जीरो होती है, बिल्कुल डार्क, तो फिश तो इसे टकरा जाती होंगी। हाँ, फिशेज उसे सब टकराती हैं। सर प्लीज डोंट राइट हियर। ओके, मैं अलग से लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ, जो मैंने लिखा है वो अलग से मतलब समझा रहा हूँ। जहाँ जहाँ देखो वे फॉरवर्ड में जो पॉइंट्स हैं ना, वो समझा रहा हूँ। अब जैसे मैंने बोला कि डार्ट है, एक है, दूसरा क्या है, मैनग्रोव वेजिटेशन लगा दो, तीसरा क्या है, साइंटिफिक प्लानिंग ऑफ द कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया की साइंटिफिक प्लानिंग कर दो। ये हो गया, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर, इसके बाहर निकल के बता दो आप, तो बाहर निकल के देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल एरिया, अभी उसी में हम हैं, जो लास्ट वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल एरियाज, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरिया की साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखो, अगर ऐसे ओशन है, सपोज ये ओशन है, सपोज ये ओशन है, ठीक है, तो अब कोस्टल एरिया का साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे करें? इस तरह से। तो कोस्टल एरिया का साइंटिफिक मैनेजमेंट, यहाँ पर हम क्या लगाएं, मैनग्रोव वेजिटेशंस लगाएं, यहाँ पर हम मैनग्रोव वेजिटेशंस लगाएं, एकदम पास में, कोस्टल ओशन के तुरंत पास में हम मैनग्रोव वेजिटेशंस लगाएं, जिससे कि सुनामी आए तो ये रोक लें। फिर मैनग्रोव वेजिटेशंस के बाद में हम क्रॉपिंग सिस्टम लगाएं, क्रॉप्स लगाएं, क्रॉप्स।
फिर इसके बाद में हम कम्युनिटी हॉल्स बनाएं। स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स यहाँ पर बना दें, या आप कह सकते हैं हॉस्पिटल भी नहीं बनाए, स्कूल बनाएं, क्योंकि स्कूल में क्या है, ड्यूरिंग डे टाइम ही लोग रहेंगे, नाइट टाइम में नहीं रहेंगे, तो पॉसिबिलिटी 50-50 की रहेगी। अगर दिन में आई सुनामी तो स्कूल में लोग प्रभावित होंगे, नाइट में आई तो स्कूल में कोई नहीं रहेगा। फिर यहाँ पर क्या बनाए, यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला जोन है वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल प्लस इंडस्ट्रियल प्लस हॉस्पिटल, ये उधर बनाए, जिससे कि वो सबसे दूर लास्ट वाला रहे। और ये क्या है, ओशन है, दिस इज ओशन। तो कभी अगर सुनामी आ भी गई, सपोज अगर सुनामी आ भी गई, इधर ऐसे सुनामी आ भी गई, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते देखो सुनामी आ गई तो यहाँ ऐसे डेंजरस रहेगी, फिर ऐसे जाते जाते डिफ्यूज हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, सुनामी डिफ्यूज हो जाएगी, ठीक है ना। तो सुनामी डिफ्यूज हो जाएगी। तो सुनामी अगर जाती भी है लैंड की तरफ तो पहले उसे सुनामी ब्रेकर मिलेगा। मैनग्रोव वेजिटेशन को क्या कहते हैं, सुनामी ब्रेकर। अगर मान लो इनसे तोड़ के आगे भी पहुंच गई तो क्रॉप्स विल बी डैमेज, तो कोई इशू नहीं, कोई जान माल का नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके बाद अगर जाती है तो नाइट टाइम में आएगी तो स्कूल में भी कोई नहीं रहेगा, डे में जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर इसके बाद जाएगी तो सबसे लास्ट में यहाँ पहुंचेगी, तब तक वो हो सकता है डिफ्यूज हो जाए, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है, नेगेटिव इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी। तो ये होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर सोलिंग इफेक्ट डीप वाटर से कोस्टल सैलोवर वाटर की तरफ जाने पर होगा। यस, सोलिंग इफेक्ट का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्मलेस सुनामी इनटू हार्मफुल सुनामी। सर दिन में आई तो सीधा बच्चों को उठा ले जाएगी, तो स्कूल भी बहुत दूर होंगे ना, एकदम यही नहीं होगा पास में। हाँ, सी वाटर को ट्रीट करके इसको पोर्टेबल वाटर बनाना पॉसिबल है, ऑलरेडी हो रहा है ऐसा। डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स लगे हुए हैं साउथ में। यस आई एग्री, स्कूल में बच्चे होते हैं, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए ऐसा बोला गया कम्युनिटी हॉल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, सबसे लास्ट में रेजिडेंशियल कॉलोनी होनी चाहिए। अब क्या करोगे, जब लॉस हो रहा तो उसमें प्रायोरिटाइज करोगे ना कि सबसे कम लॉस कहाँ होगा, रेजिडेंशियल होगा। रेजिडेंशियल तो यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेजिडेंशियल में तो 24/7 लोग रहते ही रहते हैं, स्कूल में तो डे टाइम में लोग रहते हैं। हो गया, डन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सुनामी हो गया, सुनामी इज ओवर, सुनामी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब आगे नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कोस्टल जोन रेगुलेशन, जैसे कोस्टल एरिया का जो जोनेशन करना है, तो कोस्टल जोन रेगुलेशन का यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कोस्टल जोन रेगुलेशन होता है, कौन कौन से कोस्टल रोल जोनेशन है। ये सब आपके काम का नहीं है, फिर भी इसको पढ़ना नहीं, बस जस्ट ऐसे ही देख लो कि कोस्टल जोन रेगुलेशन जो भी हमने बात किया है उसकी बात हो रही है। अब अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक क्या होता है, तो अर्थक्वेक मैं बता रहा हूँ अभी अलग से,
थोड़ा सा देख लो आप यहाँ पर। ये अर्थक्वेक का देखो हाइपो सेंटर जो क्रस्ट के नीचे, ये सरफेस है जहाँ हम लोग हैं, और ये अंदर क्रस्ट से नीचे अंदर कहीं पर अर्थक्वेक जनरेट हो रहा। तो जहाँ पर ओरिजिन होता है जिस पॉइंट पर, उसे हम हाइपो सेंटर कहते हैं या फोकस कहते हैं। जिस पॉइंट पर ऊपर आता है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि ये फोकस है, जहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है वो फोकस, जहाँ पर ऊपर आता है उसे एपी सेंटर कहते हैं। ठीक, एपी सेंटर, फोकस। ये सब दिए गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक। ये देखो पैसिफिक, ये सारे प्लेट्स दिए गए हैं, जो मेजर प्लेट्स हैं ना, 7 मेजर प्लेट्स हैं, और ये नजका मीडियम प्लेट्स हैं, और भी कुछ मीडियम प्लेट्स हैं। तो सबके प्लेट्स बाउंड्री बनाए गए हैं, और यहाँ से रिंग ऑफ फायर दिखाया गया है कि ये रिंग ऑफ फायर है। ये अर्थक्वेक मैपिंग इन इंडिया, कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन कौन सा है, तो जोन नंबर 5 है। ये देखो रेड कलर से जोन नंबर 5 सबसे सेंसिटिव है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ऐसे रखे गए हैं, गुजरात में है, ये जोन नंबर 5 में आते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिस्की है। जोन नंबर 4 ये सेकंड प्रायोरिटी पर है। जोन नंबर 4 यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये भी है, ये भी है। फिर जोन नंबर 3 मॉडरेट रिस्क जोन है। मॉडरेट रिस्क जोन ये येलो कलर का है, और जोन नंबर 2 लो रिस्क जोन है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अर्थक्वेक तो ऑब्वियस है, इसमें क्या है, यही कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि हेडिंग देखना है कॉन्सिक्वेंसेज में। अर्थक्वेक मैनेजमेंट इन इंडिया, तो मैनेजमेंट के लिए ये पॉइंट्स हैं। क्या अवेयरनेस बढ़ाया जाए, स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, मतलब बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर इस तरह से करेक्ट किया जाए कि सही से अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाया जाए। फिर प्रॉपर अर्थक्वेक रिस्पांस प्लानिंग बनाया जाए, सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइज रिस्पांस बनाया जाए, ट्रेंड मैन पावर बनाया जाए, बिल्डिंग बैक बेटर बनाया जाए। ठीक है, देन नेशनल सम इम्पॉर्टेंट मेजर्स टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट अर्थक्वेक लॉस, तो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है, नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, नेशनल बिल्डिंग कोड है, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल है। ठीक है, इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, नेशनल रेट्रोफिट प्रोग्राम है। ये सारे दिए गए हैं। ठीक, तो देखिए अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स जान लेते हैं। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक क्या है, सॉरी, बड़ा ही अर्थक्वेक क्या है? तो अर्थक्वेक क्या है, व्हाट इज अर्थक्वेक? तो डिस्टर्बेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, डिस्टर्बेंस disturbance of equilibrium of crustal surface of earth. Crustal surface of earth is known as earthquake. Earthquake. Disturbance of equilibrium of crustal surface of earth is known as earthquake. इसे ही अर्थक्वेक कहते हैं। क्या? अब डिस्टर्बेंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ क्रिस्टल सरफेस ऑफ अर्थ, तो कैसे देखो, अब सपोज ऐसे एक क्रस्ट है और यहाँ पर कोर है और ये क्या है, मेंटल है। यहाँ पर सपोज अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ अर्थ के अंदर, जिसे हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, फोकस भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। दिस इज ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक, ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक।
ओरिजिन पॉइंट ऑफ अर्थक्वेक, ऐसे यहाँ आया अर्थक्वेक और यहाँ से फिर ये चारों तरफ जा रहा है, तो जिस पॉइंट पर पहले आया है उसे हम एपी सेंटर कहते हैं, एपी सेंटर। ठीक है, एपी सेंटर इज द पॉइंट, epicenter is the point on surface of earth where first tremor of seismic waves, first tremor of seismic waves, first tremor of seismic wave is ऑब्जर्व्ड, जहां पर सेस्मिक वेव का पहला ट्रेमर ऑब्जर्व होता है। एपी सेंटर इज द पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ वेयर फर्स्ट ट्रेमर ऑफ सेस्मिक वेव इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब यहां से देखिए ऐसे ऐसे ये चारों तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे चारों तरफ रेडिएट होता है। तो जैसे जैसे ये रेडिएट होगा चारों तरफ, उस तरह से इंटेंसिटी इसकी डिक्रीज होगी, इसकी इंटेंसिटी ऐसे डिक्रीज होगी, इंटेंसिटी डिक्रीजेज। ठीक है, इंटेंसिटी यहाँ डिक्रीज होगी, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी घटती जाएगी। और एपी सेंटर क्या है? एक पॉइंट है जहाँ पर सरफेस पर जो है और जहाँ पर फर्स्ट ट्रेमर ऑफ सेस्मिक वेव्स इज ऑब्जर्व। तो ये है आपका अर्थक्वेक का पूरा जो एक मिनिएचर है वो मैंने यहाँ बताया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एपी सेंटर क्या है, फोकस क्या है, और बाकी और डिटेल मैं अभी बता रहा हूँ। सर इज इट पॉसिबल दैट एपी सेंटर एंड फोकस सेम पॉइंट हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। सर मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड हूँ, यहाँ पर साल में 6-7 बार अर्थक्वेक आ जाता है। हाँ वो सेंसिटिव एरिया है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। जो मैंने मैप दिखाया इंडिया का कि जो नंबर 5 इट इज़ वेरी रिस्क जोन एरिया, हाई रिस्क जोन एरिया, वेरी हाई रिस्क जोन एरिया, तो कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट है, इसलिए वहाँ पर अर्थक्वेक आना लाजमी है। सर फोकस कौन सा पॉइंट है? जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, फोकस इनसाइड द अर्थ है। ठीक है ना, अर्थ इन दी सेंस मतलब कि क्रस्ट से नीचे है, क्रस्ट से नीचे, सरफेस पर नहीं है, सरफेस से नीचे, फोकस कहीं अर्थ के इंटीरियर में है। सर प्रिंट आउट विच पॉइंट अप टू विच इट्स इंटेंसिटी रीचेज इज द फोकल लेंथ। आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। मेरा कंसर्न ये है कि जो एपी सेंटर है ना, वहाँ से जैसे सेंटर से हम दूर होते जाएंगे तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। सर फोकस क्रस्ट में रहेगा। फोकस क्रस्ट की थिकनेस चूँकि 35 to 45 किलोमीटर होती है, जो क्रस्ट होता है वो उसकी थिकनेस 45 किलोमीटर तक होती है। तो 45 किलोमीटर थिक स्लैब में भी हो सकता है फोकस, या उससे नीचे मेंटल में भी हो सकता है। और सर अर्थक्वेक ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर? मेंटल और क्रस्ट दोनों जगह से हो सकती है, क्रस्ट में से भी हो सकती है और मेंटल से भी हो सकती है। Sir, we can say from focus to shortest distance on Earth surface is epicenter. Yes, रवि प्रकाश मौर्य, you are right. फोकस और एपीसेंटर के बीच में मतलब वो परपेंडिकुलरली एबव होता है। एपीसेंटर जो होता है फोकस से परपेंडिकुलरली एबव होता है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है।
सर फोकस ऑलवेज लाइज इन मेंटल, नहीं, क्रस्ट में भी हो सकता है ना वो फोकस। मैं बता दे रहा हूँ अब आपको, आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही इसमें आ गए हो, कंफ्यूज हो गए हो। देखिए ये होता है क्रस्ट, ऐसे क्रस्ट है, ठीक है, ये है आपकी क्रस्ट और ये है आपका कोर और ये है आपका मेंटल। अब जो फोकस है, सपोज यहाँ एपी सेंटर है, एपी सेंटर तो ऑब्वियस है इसके नीचे ही कहीं फोकस होगा, इसके नीचे ही कहीं फोकस होगा। फोकस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ। और इसकी जो थिकनेस है, हम अपर लिमिट लिख रहे हैं, इसकी थिकनेस कितनी है 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर थिक स्लैब में कहीं भी फोकस हो सकता है। या ये देखो ये कितना है, ये 2900 किलोमीटर, ये जो मेंटल है 2900 किलोमीटर। तो यहाँ से नीचे 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 कहाँ तक ये फोकस हो सकता है, ये 750 किलोमीटर तक अभी नोटिस किया गया है। यहाँ से लेके 750 किलोमीटर डेप्थ तक नोटिस किया गया है, 750 किलोमीटर डेप्थ, इस डेप्थ तक नोटिस किया गया फोकस को। क्लियर? अभी तक का जो सबसे डीपेस्ट फोकस है वो कहाँ तक आइडेंटिफाई किया गया, 750 किलोमीटर डेप्थ तक। अगर क्रस्ट है तो क्रस्ट में रहेगा तो 45 किलोमीटर डेप्थ तक रहेगा तो क्रस्ट में कहलाएगा, उससे बियॉन्ड गया तो मेंटल में चला जाएगा। सर अगर ओशन में अर्थक्वेक आ गया तो एपीसेंटर कहाँ रहेगा, वाटर लेवल पर होगा या बॉटम ऑफ ओशन पर होगा? बॉटम ऑफ ओशन पर होगा एपीसेंटर। सर वेयर लार्जेस्ट अर्थक्वेक यूज टू कम, जनरली रिंग ऑफ फायर वाला जो एरिया, वहां पर बार बार अर्थक्वेक आते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के आते हैं। और चिली जो है, चिली, यू आर राइट, चिली में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का आया था और उससे भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का ये सुमात्रा जावा वाला था जो 2004 में सुनामी लेके आया था। गौरव सिंह इज सेइंग 750 किलोमीटर से नीचे भी आते होंगे अर्थक्वेक, बट डिटेक्ट नहीं कर पाते होंगे सेंसर। हाँ, उससे नीचे आते हैं तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेंटल लेयर में लिक्विड मटेरियल है, वो घूमता रहता है इधर उधर। तो उस घूमते हुए लिक्विड मटेरियल में थोड़ा नीचे अगर 750 किलोमीटर में हलचल हुई तो वहीं पर डिफ्यूज हो जाती है, हम लोग तक आती ही नहीं है, तो अननोटिसेबल है वो। आगे बढ़ूं? शुड आई मूव अहेड? नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक। कौन कौन से फैक्टर हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक? तो मेनी फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स तो अर्थक्वेक के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं? कुछ नेचुरल फैक्टर हैं, कुछ मैन मेड फैक्टर हैं। तो देखिए नेचुरल फैक्टर्स, तो नेचुरल फैक्टर्स में पहले हम, और यहाँ पर मैन मेड फैक्टर दोनों लिखते हैं साथ साथ। मैन मेड फैक्टर, नेचुरल फैक्टर एंड मैन मेड फैक्टर। ठीक, नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर। तो नेचुरल फैक्टर्स में देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं नेचुरल में। तो नेचुरल में हमारे पास यहाँ पर पहला तो है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट का मूवमेंट। दूसरा है वोल्केनो, ये देखिए ये है ये। दूसरा है क्या? वोल्केनिक इरप्शन। तीसरा, ठीक है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स, वोल्केनिक इरप्शन। थर्ड
ये दोनों मेन है, इसके अलावा बाकी सब सेकेंडरी है, टर्शियरी है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब सेकेंडरी टर्शियरी है। फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, इन क्रस्ट, क्रस्ट का आपस में मुड़ जाना या टूट जाना, ये भी एक कारण है। तो और भी हैं, मैं एटसेट्रा करके लिख दे रहा हूँ, लेकिन ये हमारे प्राइम फैक्टर हैं। अब मैन मेड फैक्टर में क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट हम कर देते हैं तब भी अर्थक्वेक आ जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट कर देते हैं तब भी अर्थक्वेक आ जाता है। डायनामाइट ब्लास्ट, डायनामाइट ब्लास्टिंग इन माइंस, माइंस में जो हम डायनामाइट ब्लास्टिंग करते हैं उससे भी हो जाता है। ठीक है, फिर क्या, न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, डायनामाइट ब्लास्टिंग कर दिया, फिर नेक्स्ट रिजर्वायर एंड डैम बना दिया, रिजर्वायर एंड डैम बना दिया, तो इससे भी अर्थक्वेक आ जाते हैं, इसके लोड से। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोयना। तो देखिए, जैसे अगर ऐसे है, इस तरह से है, प्लेट है, कोई प्लेट है, ठीक, थोड़ा मैं एग्जैक्ट एग्जांपल दे के बता दूं। देखो, ये इंडिया का ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र है। बहुत ज़्यादा डायग्राम बनाऊंगा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये कोयना रिवर है, सपोज एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। कोयना रिवर है। अब इसी रिवर पर हमने डैम बना दिया। जैसे मान लेते हैं ये डायग्राम हम ऊपर कर दे रहे हैं, पर ऐसे रिवर आ रही थी, ऐसे रिवर आ रही है, हमने यहाँ पर इस पर डैम बनाया, डैम बनाया और यहाँ पर पानी को इम्पाउंड किया, वाटर को इम्पाउंड कर दिया, यहाँ पर इम्पाउंड कर दिया, रिजर्वायर बना दिया, रिजर्वायर बना दिया। तो डैम और रिजर्वायर, डैम एंड रिजर्वायर, ये दोनों का वेट अब पड़ा इस पर। तो ये देखो, ये जो प्लेट थी ना, ऐसे ऐसे जो प्लेट थी, ये प्लेट थी, अब इसका वजन पड़ा इस पर, तो इसका जो वेट पड़ा ना, ऐसे वेट पड़ा, वेट पड़ा, तो अब ये धीरे धीरे मुड़ने लगेगी डाउनवर्ड। तो सपोज ये डाउनवर्ड ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ये प्लेट अब मुड़ गई, ठीक है ना, ये प्लेट मुड़ गई ऐसे, और मुड़ के फिर टूट जाएगी। जब टूटेगी तो फिर वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाएगा, ठीक। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। मेरे कहने का सेंस ये है कि ऐसे प्लेट थी, कोई प्लेट ऐसे थी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में प्लेट, नेक्स्ट स्टेज में प्लेट ऐसे मुड़ गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, अब ये टूट जाएगी। जब टूटेगी, मान लो यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, इतना मुड़ गई कि ये टूट गई, ब्रोकन। और यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से प्लेट थी, अब ब्रोकन प्लेट हो गई। एक इधर वाला पार्ट, एक उधर वाला पार्ट। क्यों ब्रोकन हो गया? क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर दिया, ऐसे 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 डैम, वाटर इकट्ठा कर दिया, वाटर हो गया, डैम हो गया, सबकी हाइट इतनी हो गई कि वो मुड़ गया, मुड़ गया तो टूट गया, फिर इससे प्रॉब्लम होगी। तो ये सब फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो कोयना जो डैम है, कोयना रिजर्वायर है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कोयना डैम एंड रिजर्वायर।
कोयना डैम रिजर्वायर रिवर, इसका वेट इतना पड़ा कि ये टूट गया। तो कोयना में क्या अर्थक्वेक आ गया वहाँ, और अर्थक्वेक आने से फिर प्रॉब्लम। तो देखो आज तक कितने बार अर्थक्वेक आए। कुछ लोग कह रहे हैं मिनिमाइज मत करो, तो मैं एक इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख दे रहा हूँ। मिनिमाइज उतना ही कर रहा हूँ जितने से काम चल जाए। तो कोयना in 1967 and in 1993 major earthquake hit the Latur region of Maharashtra. Latur region of Maharashtra because of Koyana reservoir dam बिकॉज ऑफ कोयना रिजर्वायर डैम, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ कोयना रिजर्वायर एंड डैम। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। हाई राइज बिल्डिंग की वजह से भी आएगा। फिर जुड़ेगा कैसे? वो जुड़ता नहीं है। एक बार आ गया टूट गया तो फिर टूट गया, फिर वो दोबारा कैसे जुड़ेगा? वो अर्थक्वेक आ गया तो आ गया, टूट गया प्लेट तो टूट गया। तो कोयना इसलिए टूटा हुआ है एरिया महाराष्ट्र में, इसीलिए पहले अर्थक्वेक नहीं आते थे, लेकिन लातूर एरिया में अर्थक्वेक इसीलिए आने लगे क्योंकि वो टूट गया वहाँ की प्लेट मैन मेड एक्टिविटी से। हम लोगों ने डैम और रिजर्वायर बना दिया, इतना लोड डाल दिया कि वो प्लेट की इलास्टिसिटी क्रॉस कर गई, इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गई, प्लेट मुड़ गई, मुड़ के टूट गई, टूट के फिर वो जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई। अब वो अलग डायरेक्शन में जा रही है, पूरा इंडियन प्लेट अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए बार बार वहाँ अर्थक्वेक आते हैं। हाँ, तौसीफ खान इज सेइंग 3 जॉर्ज डैम इन चाइना है स्लाइटली स्लो डाउन द रोटेशन ऑफ अर्थ। हाँ, उसके वजह से भी वो स्लो डाउन कर दिया उसने। अब चाइना में अर्थक्वेक वहाँ आ सकता है 3 जॉर्ज डैम, और ऑलरेडी आ चुका है सिचुअन प्रोविंस ऑफ चाइना में 3 जॉर्ज डैम बनने की वजह से। वहाँ पर 2006 में आ चुका है अर्थक्वेक, और फ्यूचर में भी अभी सिमर हो रहा है। चाइना में मेजर अर्थक्वेक आ सकता है 3 जॉर्ज डैम के अगल बगल। कोलोराडो रिवर पर भी इसी तरह से डैम और रिजर्वायर बनाया गया यूएसए में, वहाँ पर भी अर्थक्वेक आ चुका है। सर प्लीज एक्सप्लेन न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट में भी यही होता है कि हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं अंडरग्राउंड, और जब न्यूक्लियर धमाका करते हैं तो वहाँ की जो रॉक्स होती हैं उसमें वाइब्रेशन आ जाता है। वाइब्रेशन इतना तेज होता है कि आसपास के एरिया में अर्थक्वेक आ जाएगा, बिल्डिंग हिलने लगती हैं। तो दैट इज अर्थक्वेक जनरेटेड बाय न्यूक्लियर टेस्ट। इसी तरह से जब हम अरावली के पर्वतों में, अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान में बड़े बड़े जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनको तोड़ने के लिए डायनामाइट लगाते हैं, तो डायनामाइट ब्लास्टिंग करते हैं तो वहाँ के आसपास के जो घर होते हैं उनकी खिड़कियाँ, विंडो पैन टूट जाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? इसे भी अर्थक्वेक कहेंगे। सर अभी कोयना डैम एग्जिस्ट कर रहा है? यस, अभी एग्जिस्ट कर रहा है, महाराष्ट्र में है। हो गया डन। सर इसको मैनेजमेंट के लिए क्या करें? आगे से कोई ऐसी गलती न करें कि ऊंचा ऊंचा डैम न बनाएं, कोई रिजर्वायर ऐसा न बनाएं, एक जगह बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा न करें। तो
इस तरह की प्रिकॉशंस रखें, उसको डिसेंट्रलाइज कर दें। बड़े बड़े डैम बनाने की जगह हम मीडियम साइज माइनर साइज डैम बनाते जाएं और मल्टीपल जगहों पर उसको स्टोर करते जाएं, या ऐसे जगह पर डैम या रिजर्वायर बनाएं जहां पर अभी मतलब अर्थक्वेक सेस्मिक जोन से फ्री हो। हाँ, डैम टूट भी सकता है, डैम टूट भी सकता है। शुभम साकी सिंह, बस करिए सर। चलिए ठीक है, अब हम बस करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है पढ़ेंगे। ये अर्थक्वेक हो गया। अब इसके लिए प्रिकॉशंस क्या क्या लेंगे हम? प्रिकॉशंस लेने के लिए तो देखिए, आइए यहाँ पर हैं प्रिकॉशनरी स्टेप्स। चैलेंजेज इन अर्थक्वेक मैनेजमेंट, वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड में ये सब हैं कि हम और भी ऊपर दिए गए हैं प्रिकॉशंस में। देखिए ये सब प्रिकॉशंस हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस हैं? सम इम्पॉर्टेंट मेजर्स टू प्रिवेंट एंड मिटिगेट अर्थक्वेक। तो हमें ये चीज़ें इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए हैं। ये इंस्टीट्यूशंस बना करके हम लॉन्ग टर्म रिसर्च करके अब बिल्डिंग विल्डिंग काफ़ी मजबूत बना रहे हैं। फिर गवर्नमेंट ने ये भी स्टेप्स लगाया, ये सागरवानी एंड इंडिया क्वेक, ठीक है, ये इस तरह के मोबाइल ऐप भी डेवलप कर दिया जिससे तुरंत पता चल जाए कि अर्थक्वेक आ रहा है या जा रहा है। फिर 6 पिलर्स ऑफ अर्थक्वेक मैनेजमेंट, ये 6 पिलर्स ऑफ अर्थक्वेक मैनेजमेंट में ये सब चीज़ें हैं, इसको रटना है बैठ के। तो ये है प्रिकॉशंस में। इंडिया के ये मैप रटना होगा आपको कि कौन सा वेरी हाई सेंसिटिव जोन है। तो जहाँ पर देखो जोन 5 का वेरी हाई रिस्क जोन है, तो ये मार्क कर दिया गया है। अगर मैं हाथ से बनाता तो शायद इधर उधर हो जाता, इसलिए मैंने यही लगा दिया कि आप इसको रट सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट जोन 5, ये वाला पार्ट जोन 5, दिस एंड गुजरात जोन 5। अब देखो ये कोयना ये है, ये वाला कोयना एरिया है, जोन 4 में आ रहा है। जोन 4 में, जोन 4 सेकंड हाई रिस्क जोन है, हाई रिस्क जोन है। ये वेरी हाई रिस्क जोन 5 वाला है। कोयना वाला देखो ये हाई जोन में आ रहा है, तो ये हाई रिस्क जोन है। ये भी हाई रिस्क जोन है। जोन 3 मॉडरेट, येलो कलर का, वो मॉडरेट रिस्क जोन है, ठीक है ना। और जोन 2 ये लो रिस्क जोन है, यहाँ पर है। तो इस तरह से है, ठीक। ठीक है। अब वोल्केनिक इरप्शंस, तो वोल्केनिक इरप्शंस में थोड़ा बेसिक्स कुछ बता दूं यार आपको, फिर इस पर आते हैं। देखो ये सब, ये देखो यहाँ ये मैग्मा चैम्बर मतलब मेंटल है, एक क्रस्ट है, नीचे से मैग्मा मेंटल लिक्विड मटेरियल आ रहा है और यहाँ पर ऐसे ये निकल के जा रहा है चारों तरफ से, और इधर ये जमा हो जा रहा है, कौन से स्ट्रक्चर बन जा रहा है। प्रिपेयर्डनेस मेजर्स कि वोल्केनो जब आ जाए तब क्या करना चाहिए, वोल्केनो आने के बाद क्या करना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। ये अपने इंडिया के लिए कम इम्पोर्टेंट है क्योंकि वोल्केनो इंडिया में केवल एक जगह बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में वहीं आता है, बाकी कहीं नहीं आता, इसलिए हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर भी मैं वोल्केनो पढ़ा दे रहा हूँ आपको। वोल्केनिक इरप्शन, तो वोल्केनिक इरप्शन में देखो आप, पहले एक कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, ठीक। तो कोर का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, मेंटल का टेम्परेचर 4000 टू 5000 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर ये जो लिक्विड मटेरियल है, मेंटल किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, ठीक। तो लिक्विड स्टेट में जो मेंटल है, यहाँ से मटेरियल ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, फिर ये टूट के ऐसे टकरा के ऐसे इधर उधर निकल जाता है, फिर यहाँ भी वही ऐसे चला जाता है। तो धीरे धीरे, चूंकि ये वेरी हाई टेम्परेचर वाला मटेरियल है,
इसे हम मैग्मा कहते हैं। इस लिक्विड मटेरियल को इट इज नोन एज मैग्मा, इट इज नोन एज मैग्मा। इसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। इट इज नोन एज मैग्मा। अब देखिए मैग्मा क्या करता है कि आके धीरे 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 इसको थिन करता है। ये वेरी हाई टेम्परेचर वाला है। इट इज नोन एज मैग्मा हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर। मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। अब आकर के इसको मेल्ट करेगा, धीरे धीरे मेल्ट करते करते फाइनली एक दिन आएगा इसे तोड़ देगा। तोड़ के फिर मटेरियल ऐसे निकलेंगे, फिर इस तरह से ऐसे। ठीक है, इस तरह से ऐसे एक सेंट्रल पाइप से मटेरियल निकलेगा। और यहाँ चूँकि इस जगह से वेरी हाई इंटेंसिटी के साथ मटेरियल निकल रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, इसलिए यहाँ का मटेरियल काफ़ी दूर ऊपर स्काई में चला जाता है और वापस यहाँ आता नहीं है, कहीं और जाके गिरता है। बाकी जगहों पे मटेरियल ऐसे इधर उधर जा रहा तो वापस आके ही गिर के जमा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये डिप्रेशन बन गया। कैसा बन गया? फनेल शेप डिप्रेशन। फनेल शेप क्या बन गया? डिप्रेशन, नोन एज क्रेटर। इसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। इस फनेल शेप डिप्रेशन को हम क्रेटर कहते हैं। और पूरा एक कोन शेप स्ट्रक्चर है, कोन शेप स्ट्रक्चर। ये कोन शेप स्ट्रक्चर है और ये फनेल शेप डिप्रेशन है। इस तरह से ये बन गया। अब ये तो हुआ वोल्केनो। तो वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है? वोल्केनो इरप्शन क्या होता है? थोड़ा ऐसे ही रहने देते हैं, आपको नोट करने में आसानी हो। वोल्केनिक इरप्शन रेफर्स, वोल्केनिक इरप्शन रेफर्स eruption of magma from mantle, eruption of magma from mantle to surface of earth, surface of earth। in the form of lava, in the form of lava। ठीक है, refers volcanic eruption refers eruption of magma from mantle to surface of earth in the form of lava। इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। तो ये वोल्केनिक इरप्शन का डिफिनीशन है। इसके कॉजेज क्या क्या हैं? कॉजेज क्या क्या हैं? तो कॉजेज में देखिए पहला है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। दूसरा है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। यही मेन कॉजेज हैं, बाकी सब सेकेंडरी हैं। ठीक, तो अर्थक्वेक प्लेट टेक्टोनिक्स मेजर हैं, और भी हैं छोटे मोटे, लेकिन ये मेन है। तो ये वोल्केनिक इरप्शन हो गया। विच टू प्लेट्स कॉजेज गुजरात इन जोन 5। वहाँ पर एक छोटी प्लेट बन गई है, कक्ष प्लेट बनी है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, और इंडियन प्लेट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए वहाँ पर भी छोटा सा फॉल्ट बना है, जिसकी वजह से भुज एरिया जो है वो वोलाटाइल है। दिल्ली किस जोन में है? दिल्ली भी जोन 4 में आता है। मैप देखना, उसमें जोन 4 में दिखाया गया है दिल्ली को भी। यही सब क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरह से बनते हैं।
पी एंड एस वेव इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट, ये डिजास्टर में नहीं, वो ज्योग्राफी में आएगा। सर आज के लिए बहुत हो गया है अब रहने दिया जाए, बहुत हो गया आज के लिए, अब रहने दें। नीरज सिंह कह रहे हैं आज खत्म ही कर दीजिए इसको, मतलब आज आप पूरा सोच रहे हैं कि आज ही सब उड़ा दिया जाए। सर नाम फनेल शेप डिप्रेशन है बट उठा ऊपर हुआ नहीं, उठा हुआ नहीं है, उसके ऊपर जाके देखो ना, कुप्पी जैसा आकार बना हुआ है, उसके ऊपर जाके देखो जहां हमने फनेल शेप लिखा है ना, उसमें जाके देखेंगे आप तो उसमें फनेल शेप है। सर ये ख़त्म कर दीजिए, सर इसे ख़त्म कर दीजिए सर आज के लिए बहुत है। कुछ लोग कह रहे हैं इसे आज ही ख़त्म कर दो। अब चलो भैया, ये हो गया, वोल्केनो हो गया। अब वोल्केनो आप यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है? इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी दम वम नहीं है, ऐसे ही है ये। अच्छा इंडिया में कहाँ है वोल्केनिक इरप्शन, कहाँ होता है, तो वो भी बता दे रहा हूँ मैं। देखो इंडिया में वोल्केनिक इरप्शन यहाँ होता है, ये है ना अपना इंडिया, ठीक। ये है आपका आइलैंड अंडमान निकोबार। ये कौन सा आइलैंड है? अंडमान निकोबार। ए एंड एन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अब, ए एंड एन का मतलब अंडमान एंड निकोबार। और यहाँ पर देखिए बैरन आइलैंड है, इस जगह पर बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, भारत का एकमात्र, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। नरकुंडम आइलैंड, ये डॉर्मेंट वोल्केनो है, भारत का डॉर्मेंट वोल्केनो है। ये दोनों भारत में ही हैं, बोथ आर इन इंडिया। बोथ आर इन इंडिया, इसको नोट डाउन कर लो। सर अब कल आज थक गए हैं, बस एक लैंडस्लाइड वाला देख लिया जाए, औलान से लैंडस्लाइड जियोलॉजिकल, एटलीस्ट आज मैं थोड़ा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ, घर पे आप थोड़ा पढ़ उड़ के आना, कुछ है नहीं। कल जो है हम लोग क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर पढ़ के, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर और ये सब ऐसे ही हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रीन एनर्जी कल से। ठीक है, डन। चलो हम लोग, ठीक है, अब इसको आप बताओ मुझे, तो मैं इस डायग्राम के बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट देता हूँ पढ़ने के लिए, घर पे पढ़ के आना। उसमें कुछ दम नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। लैंडस्लाइड और अवलांचे जस्ट एक मिनट का टॉपिक है, उसको घर पे पढ़ के आना थोड़ा सा अच्छी तरह से, ठीक। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कर चुके होंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो ये लैंडस्लाइड है, आप घर पे पढ़ के आएंगे। इसमें बस जान लेना कि माउंटेन से कोई बड़ा सा पीस ऑफ लैंड जब नीचे गिर जाता है तो उसे ही लैंडस्लाइड कहते हैं। ये लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड कहाँ कहाँ होता है? हिमालय में होता है और इधर होता है वेस्टर्न घाट में होता है, ठीक है। लैंडस्लाइड ये सब इसी के बारे में। फिर अवलांचे, कोई बर्फ का टुकड़ा, ग्लेशियर का टुकड़ा जब ऊपर से बर्फ ग्लेशियर से टूट के गिरता है ऐसे नीचे, तो उसे अवलांचे कहते हैं। बस यही है, इसको पढ़ना घर पे, कुछ भी नहीं है ये सब, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जियोलॉजिकल डिजास्टर्स
आई एज्यूम दैट आई कंप्लीटेड। फिर भी कल दिक्कत होती तो मैं बता दूंगा, फटाफट इसको आगे बढ़ेंगे। और लो भैया लो, लैंडस्लाइड भी बता देता हूँ। देखिए कोई बड़ा सा पीस ऑफ लैंड का ब्लॉक ऑफ लैंड, दिस इज ब्लॉक ऑफ लैंड, ठीक। व्हेन इट फॉल, तो फॉल ऑफ लैंड ब्लॉक। अभी क्यों गिरेगा, कौन से फोर्सेज होंगे? फॉल ऑफ लैंड ब्लॉक अंडर ग्रेविटी फोर्स, अंडर इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी फोर्स, अंडर इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी फोर्स इज नोन एज लैंडस्लाइड। इसी को हम लैंडस्लाइड कहते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं लैंडस्लाइड को अफेक्ट करने वाले? फैक्टर्स which affect landslide, which affect landslide। तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? थ्री फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर ग्रेविटी फोर्स ऑफ ब्लॉक ऑफ लैंड। देखिए जो गिर रहा है इसका ग्रेविटी फोर्स। दूसरा क्या है? रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ अंडरलाइंग रॉक। नीचे जो उसके रॉक्स हैं वो कितने कैसे रोक रहे हैं? ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स, रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ अंडरलाइंग रॉक्स, ठीक है। थर्ड इज लुब्रिकेंट मटेरियल, लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स। तो इसका प्रेजेंस और एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स लाइक वाटर, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर ही लैंड स्लाइड करवाते हैं। एक तो ग्रेविटी फोर्स, देखो ऊपर से गिर रहा है, इसका ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे रॉक्स हैं उसका फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, यह फ्रिक्शन फोर्स। और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर यहाँ पर वाटर या वाटर का प्रेजेंस या एब्सेंस है तो वो भी एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर हैं, एक तो ग्रेविटी फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लुब्रिकेंट मटेरियल लाइक वाटर। तो अगर ये तीनों में जो भी जिधर भी रिजल्टेंट फोर्स चला जाएगा, अगर नीचे ग्रेविटी फोर्स प्रिवेल कर गया तो गिर जाएगा, फिर लैंडस्लाइड कहलाएगा। नहीं गिरेगा तो लैंडस्लाइड नहीं होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये लास्ट था, अब इसका नहीं पढ़ाऊंगा। तो विद दिस नोट आई एम वाइंडिंग अप टुडेज क्लास। आज की क्लास बस इतना ही, आज ख़त्म करते हैं। कल हम मिलेंगे फिर सेम टाइम पर, और हम लोग क्लाइमेटिक डिजास्टर पढ़ेंगे, और कल उसको ख़त्म करके फिर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ चलेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।